India Legal presents Courts Roundup. मॉनसून सत्र में विपक्ष ने फिर उठाया मणिपुर हिंसा का मुद्दा। काले लिबास में विपक्षी नेताओं ने किया प्रदर्शन। पीयूष गोयल का सवाल, काले लिबास में क्या छुपा रहे काला धन? हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित। राजस्थान के सीकर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा ऊंट अब बदलेगा करवट। यूपीए ने कुकर्म छुपाने के लिए बदला अपना नाम। मणिपुर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली कंजावला हिट एंड रन ड्रैग का मामला, आरोपियों पर कोर्ट ने तय किए आरोप। 4 आरोपियों पर धारा 302, 201, 120 बी का आरोप। 14 अगस्त को सभी आरोपियों को पेशी का समन। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने की दी मंजूरी। 15 सितंबर तक पद पर बने रह सकते हैं संजय मिश्रा। कटिहार में बिजली को लेकर हुए बवाल में अब तक 2 की मौत। बीते दिन प्रदर्शन कर रही आक्रोशित भीड़ को काबू करने को लेकर हुआ था बवाल। पुलिस ने की थी गोलीबारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। 3 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर लगी रोक। ज्ञानवापी केस में 3 अगस्त को फैसला आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। 3 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर लगी रोक। ज्ञानवापी केस में अब 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। लगातार इस बात को लेकर 2 दिन से बहस चल रही है। दलीलें दी जा रही हैं कि जो सर्वेक्षण होना है एएसआई की तरफ से ज्ञानवापी का, वो उस पर रोक लगाई जाए या फिर सर्वे की इजाजत दी जाए। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की तरफ से इस मामले को लेकर दलीलें रखी गई और फिलहाल अब 3 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। अगला फैसला ज्ञानवापी केस में 3 अगस्त को बताया जाएगा। क्या कुछ कोर्ट ने डिसाइड किया है, ये 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा हुआ है। साथ ही साथ 2 दिन से इस मामले को लेकर लगातार बहस की जा रही थी। हिंदू पक्ष लगातार इस बात की अपील कर रहा था कि इस मामले पर सर्वे की इजाजत दी जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सर्वे पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि अगर सर्वे होगा तो मस्जिद बहुत पुरानी है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अब 3 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। आलोक, 3 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। अब ये मामला 3 अगस्त तक लंबा जाएगा। अब फैसला जो होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। क्या कुछ कोर्ट में हुआ इसको लेकर ये भी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ज्ञानवापी विवाद मामले में अब 3 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायमूर्ति तीर्थंकर दिवाकर की एकल पीठ 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। पूरे मामले में अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है एएसआई के सर्वे पे, वो अब 3 अगस्त तक जारी रहेगी।
हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि सतयुग से भगवान शिव वहां पे विराजमान है, ऐसे में एएसआई सर्वे बहुत जरूरी है। उसकी फोटोग्राफी मैपिंग के जरिए ही मजबूत साक्ष्य मिल पाएंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सैयद फरमान नकवी का कहना था कि भवन बहुत पुराना है, मस्जिद बहुत पुरानी है, अगर एएसआई का सर्वे होता है, खुदाई होती है तो मस्जिद को नुकसान हो जाएगा। लेकिन एएसआई की टीम का ये कहना था कि फोटोग्राफी मैपिंग करने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। कानपुर आईआईटी की हाईटेक टीम है जो ये सर्वे का काम करेगी और अभी सिर्फ 5% सर्वे हुआ है। 31 तक पूरा सर्वे पूरा हो जाएगा। तमाम दलीलें, मुस्लिम पक्ष की दलीलें, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलीलें सुनने के बाद, हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, एएसआई के अधिकारियों की बातें सुनने के बाद अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में 3 अगस्त को तारीख लगा दी है और 3 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ज्ञानवापी विवाद मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि एएसआई का सर्वे कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है वो फिलहाल जारी रहेगी। 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी। 3 अगस्त तक ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद बिल्कुल आलोक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक फैसला सुनाने की बात कही है, तो ऐसे में जो सारी दलीलें पक्षों की तरफ से दी जानी थी, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, साथ ही साथ इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो दलीलें रखी जानी थी वो पूरी हो चुकी हैं। 3 अगस्त को सिर्फ फैसला आना बाकी है या जिरह और बहस 3 अगस्त को भी की जाएगी? नहीं, सभी पक्षों की दलीलें, बहस, साक्ष्य सब कुछ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति कृष्ण दिवाकर की एकल पीठ ने सुन लिया है। 3 अगस्त का दिन फैसले का दिन होगा। 3 अगस्त की तारीख के दिन ही फैसला आएगा कि एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा और किसके पक्ष में फैसला आता है। बिल्कुल, यानी कि अंतिम फैसले का जो तारीख है वो 3 अगस्त होगी। जी बिल्कुल, 3 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपका तमाम जानकारी इस विषय पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूरी जानकारी के साथ बता रहे थे हमारे संवाददाता ने भी इसको लेकर पूरी जानकारी आपके साथ साझा की कि 3 अगस्त तक अब एएसआई के सर्वे पर रोक लगी रहेगी, क्योंकि ज्ञानवापी केस में अब 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त की तारीख फाइनल की है। अब उस दिन ये तय हो पाएगा, अंतिम फैसला उस दिन आएगा कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे किया जाना चाहिए या नहीं। दलीलें, जिरह सब कुछ पूरा हो चुका है, साक्ष्य कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं। बस हाँ या ना में क्या कुछ होता है ये 3 अगस्त को देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया था। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया। साथ ही साथ संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में ईडी के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। दिल्ली की राजधानी दिल्ली के कंझावला कांड में आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले में 17 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य नष्ट करना, 212 अपराधी को शरण देना, 120 भी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायालय
द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 122, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया है। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120(b) से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी। 31 दिसंबर 2022 को दिल्ली निवासी अंजलि की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में 1 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र लगभग 800 पन्नों का था। 117 लोगों को गवाह बनाया गया था और इसमें कहा गया था कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सभी 7 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने, अपराधी को शरण देने समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे अमित खन्ना पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 2 अन्य सह आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को अदालत ने जमानत दे दी थी। नया वर्ष शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद अंजलि सिंह, जो कि 20 साल की थी, उसकी स्कूटी कार से टकराने के बाद अंजलि उसमें फंस गई। अंजलि सुल्तानपुरी से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती हुई ले गई थी और इस दौरान युवती की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसने उनके पंचायत चुनाव भाषणों में कथित तौर पर शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त किया है। शुवेंदु अधिकारी की वकील बांसुरी स्वराज ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आज न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया। पीठ ने बताया कि मामला 4 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाएगा। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि इसे 4 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील बांसुरी स्वराज ने उत्तर दिया वो एक अनिश्चित स्थिति में है। न्यायमूर्ति कौल ने बदले में आश्वासन दिया इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पहले 20 जुलाई के एक आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को एक जनहित याचिका पीआईएल को अदालत के समक्ष एक शिकायत के रूप में विचार करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने पुलिस से ये जांच करने को कहा था कि क्या शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत कोई मामला बनता है और भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विधायक रोहित पवार, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित चीनी फैक्ट्री कंपनी बारामती एग्रो लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। एक लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए बारामती एग्रो के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य राम शिंदे की मूल शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक संजय गोंडे द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में पवार से हार गए थे। बारामती एग्रो के कार्यकारी निदेशक सुभाष घुलावे ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय की, लेकिन तब तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अलग रह रही पत्नी द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू करके और याचिका दायर करके कानून का सहारा लेना पति के लिए क्रूरता नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केवल इसीलिए कि अपीलकर्ता ने अदालत के समक्ष कानूनी कार्रवाई शुरू करके कानून का सहारा लिया, ये क्रूरता नहीं होगी। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि कानून का सहारा लेने को किसी भी तरह से क्रूरता का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करने वाली पति की याचिका को चुनौती देने वाली फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की
अपील को स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी की। उसका मामला ये है कि पति ने नई याचिका दायर की जो कार्रवाई के उसी कारण पर आधारित है जो उसने 2013 में दायर तलाक की मांग वाली पिछली याचिका में कहा है। पिछली याचिका 2016 में वापस ले ली गई और नई याचिका दायर की गई जिसमें दावा किया गया कि वो उसके और उसकी पत्नी के बीच कानूनी लड़ाई से तंग आ गया। ये पत्नी का मामला है कि पिछली याचिका को बिना शर्त वापस लेने के मद्देनजर पति के पास उसी आधार पर नई याचिका दायर करने का कोई कारण या अवसर नहीं है। अब खबर राजस्थान की है जहां धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के खिलाफ जाति करने वाले मजिस्ट्रेट को राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर उससे सफाई मांगी है कि उसने कानून के मुताबिक काम क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट इस बात पर खफा था कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ चल रहे मामले का संज्ञान लेकर अरेस्ट वारंट तो निकाल दिया, अलबत्ता उसे अपने आदेश की कॉपी मुहैया कराने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने मजिस्ट्रेट को फटकार लगाते हुए कहा कि ये सब उन्होंने किस कानून के तहत किया, वो मामले का संज्ञान ले सकते हैं, आरोपी को अरेस्ट वारंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आरोपी को उसी के खिलाफ निकाले गए ऑर्डर की कॉपी देने से कैसे मना कर सकते हैं। उनका कहना था कि आरोपी को अधिकार है कि उसे अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी मिले, तभी तो वो अपना बचाव कर सकता है। हाईकोर्ट का कहना था कि भारत का संविधान भी कहता है कि आरोपी को अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया जाए। जस्टिस गर्ग ने कहा कि कानून का तकाजा था कि मजिस्ट्रेट आरोपी को अपनी अदालत के आदेश की कॉपी तत्काल प्रभाव से मुहैया कराते। उन्होंने नौहर के मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि वो तत्काल आरोपी को हर दस्तावेज मुहैया कराएं और 3 सप्ताह के भीतर उन्हें एक्सप्लेनेशन भी भेजें। दिल्ली के औद्योगिक न्यायाधिकरण ने हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पॉश अधिनियम के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने में प्रक्रियात्मक खामियों के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आलोचना की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के निष्कर्ष विभिन्न अवैधताओं से ग्रस्त हैं। 2022 में शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक के कर्मचारी के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में अन्य प्रक्रियात्मक खामियों के साथ आंतरिक शिकायत समिति आरोपी को दोषी ठहराने के बावजूद कोई सजा देने में विफल रही। जस्टिस अजय गोयल की पीठ ने कहा कि इस न्यायाधिकरण की राय है कि आईसीसी के निष्कर्ष अवैधता और दुर्बलता से ग्रस्त हैं, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 3 जो कि आरोपी है उसको दोषी ठहराने और अपीलकर्ता की शिकायत में तथ्य खोजने के बावजूद प्रतिवादी नंबर 3 को कोई सजा नहीं दी गई है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 बैंक और प्रतिवादी नंबर 1 आईसीसी कुछ अज्ञानता और कानूनी ज्ञान की कमी के कारण पॉश अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः पालन नहीं कर सके और ये समय की मांग है कि कम से कम संबंधित अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A के तहत नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए। ये माना गया कि नमूना एकत्र करने की पूरी प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट द्वारा सही प्रमाणित किया जाना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पोस्ता की भूसी रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी और इसीलिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपीलकर्ता का मामला ये था कि अभियोजन का मामला खराब हो गया है क्योंकि नमूना एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52A की धारा 2 के अनुसार नहीं लिया गया था। ये तर्क दिया गया कि नमूना PW7 द्वारा लिया गया था और उसके प्रमुख परीक्षण से पता चलेगा कि नमूने प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के तुरंत बाद लिए गए थे। शीर्ष अदालत ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहनलाल और अन्य 2016 3 SCC 1979 के फैसले पर भरोसा करते हुए दोहराया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता हो। नमूने किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ही लिए जाने चाहिए और चूंकि अधिकतर जब्ती मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होती है, इसीलिए जब्ती के समय नमूने लेने का सवाल ही नहीं उठता।
मणिपुर हिंसा पर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके कुछ तो बोलो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो जैसे नारे लगाते देखे गए। ये देख एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे तो विपक्ष ने INDIA यानी कि इंडिया के नारे लगाए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सांसद सुबह मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विरोध जताने काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। लोकसभा में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी फटकार लगाई। स्पीकर ने कहा, पूरा देश देख रहा है, आपके उसके सामने कैसा उदाहरण पेश करना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री ही उसका जवाब देंगे। तो जो विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें मणिपुर पर, तो वो तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में पहले की तरह कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि राज्यसभा में इस तरह का कोई आश्वासन है नहीं। हम लोगों को एक ही आशंका है कि चूंकि मणिपुर बर्मा से या म्यांमार जिसको आप कहते हैं उससे सीमा लगी हुई है, वहां फौजी शासन है, वहां बड़े पैमाने पर व्यवस्था है, टेररिस्ट किस्म के लोग हैं। जैन साथियों, आज टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन है। 3 रातें इसी संसद परिसर में एक ही आवाज लगाते रहे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन देखा प्रधानमंत्री जी को आपने क्या क्या बयान दे रहे हैं। इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। विरोध करते हैं जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने की समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आड़े हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारी। हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े क्योंकि देश के सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर के और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। Everyone wants to know, Pradhan Mantri, the Prime Minister keeps doing his Mann Ki Baat. When will he do Jan Ki Baat? So third term, there is confidence is a fine trait, but overconfidence is not. People of this country will decide 2024 will go which way. And in terms of economy, the economic contribution to India's growth story has started from 1947. All the previous prime ministers have been party to this, have worked hard for it, have worked day and night for this. It is not a phenomenon that has come after 2014. देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। हाँ, देखिए, आज सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सबने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और एक प्रकार से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर
जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा, और आज की जो वहां सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करें। No, there's atrocities against women in every state must be equally condemned. But Manipur is not only about that. That's terrible what happened in Manipur for the women. But it's also terrible things are happening to others. 55,000 people have been displaced from their homes. We're looking at 149 people whose lives have been lost. This is not a small matter. There is supposed to be ethnic conflict, communal conflict, churches are being attacked and desecrated. We've had all sorts of problems. There is a bigger issue to discuss. You can certainly talk about other states if you want to, but the other states have not had any of these situations. Nor have they had a situation where an IPS officer resigns about the drug trade, saying the drug trade is being protected by people in power in the state. It's a very serious set of issues in Manipur. Whatever happens in Rajasthan or Chhattisgarh or any other state in the country is not comparable to what we are seeing. चाहे तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम 30 नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। तो अभी आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि किस हिसाब से विपक्ष उस सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचा और लगातार प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर पर कुछ कहीं, इसको लेकर अपनी जो भी वक्तव्य थे उसको जाहिर किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.